क्यों यूरोप और अफ्रीका के बीच में कोई ब्रिज ही नहीं है जो ये दोनों जायंट कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये 14 किलोमीटर का गैप देखना, इसमें आज तक कोई भी देश एक ब्रिज नहीं बना पाया। ये है मिराडोर डेल एस्ट्रैको, स्पेन का एक सीनिक व्यू पॉइंट, और वो है माउंटेन जेबेल मूसा, एक अफ्रीकन कंट्री मोरक्को का सबसे फेमस माउंटेन, जो एक यूरोपियन देश स्पेन से साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पेन और मोरक्को के बीच में ये जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, इसकी चौड़ाई सिर्फ 14 किलोमीटर है। यानी मुंबई से नवी मुंबई जितना डिस्टेंस, या शायद उससे भी कम। बिना ट्रैफिक के आप इसे बड़े आसानी से आधे घंटे में पार कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों भी देशों के बीच में मौजूद स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर एक ब्रिज या फिर एक टनल बन जाए तो यूरोप से अफ्रीका सिर्फ आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। जस्ट इमेजिन, ये सिर्फ स्पेन और मोरक्को के लिए ही नहीं, यूरोप और अफ्रीका के लिए भी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। इस स्ट्रेट से हर साल करीब 1 लाख शिप्स और 18,000 ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं। आप सोचो, पूरी दुनिया का 33% ऑयल एंड गैस, 50% ट्रेड, और यूरोपियन यूनियन का तो 80% मर्चेंडाइज ट्रेड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल्स, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स, सब कुछ इसी 14 किलोमीटर के पतले से दरार से गुजरता है, जिस पर यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियन कई सारे देश हेवीली डिपेंडेंट है। मगर इसके बावजूद पिछले 100 सालों में अब तक कोई भी देश यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते हुए एक ब्रिज नहीं बना पाया। आखिर क्यों? और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ब्रिज बनाना कोई बहुत ही मुश्किल काम है। चाइना तो इससे भी 4 गुना ज्यादा बड़ा ब्रिज बना के बैठा है, हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज, जो भी सिर्फ 9 सालों में ही बनकर खड़ा भी हो गया। लंबे टनल्स की बात करें तो काफी बने, जैसे ये 50 किलोमीटर लंबा चैनल टनल जो यूके के फोक्सटोन टाउन को फ्रांस के कोक्वेल से जोड़ता है। ये 1990s में बना था, लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड है, बट इसके बावजूद ये सिर्फ 6 सालों में ही बनकर तैयार हो गया। लेकिन स्पेन और मोरक्को के बीच एक लिंक बनाने का प्रोजेक्ट तो पिछले 100 सालों से जारी है। इनफैक्ट लोम्बार्डी और हेरेंटनेक जैसे कंपनीज को तो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है, जिन्होंने स्विस एल्प्स जैसे इम्पॉसिबल टेरेन्स में भी ऐसे चमत्कार करके दिखाए। The world's longest train tunnels, 57 kilometers long under the Swiss Alps and cost 11 billion euros to build. The Gotthard-based train tunnel has been a dream of the Swiss people for over a century. पर विश्व के सभी ब्रिलियंट माइंड्स भी बस यहीं पर आकर रुक जाते हैं। हर आइडिया यहां पर फेल हो जाता है। हर इंजीनियरिंग प्लान या तो बस पेपर पर रह जाता है या समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। तो सवाल बस यही आता है कि ऐसा क्या राज छुपा है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में जो ये बार बार इंसानी हिम्मत को हरा देता है। लेट्स फाइंड आउट। साल 1920 एक जर्मन आर्किटेक्ट हर्मन सॉर्गेल ने एक डेयरिंग प्लान प्रपोज किया। पूरे मेडिटेरेनियन सी को खाली करके एक नया कॉन्टिनेंट एटलांट्रोपा बनाने का प्लान। उनका आइडिया सिंपल था कि अगर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया जाए, मेडिटेरेनियन सी के पानी को लगभग 660 फीट तक कम कर दिया जाए, तो इससे कोस्टल एरियाज का सबमर्ज्ड लैंड रिक्लेम करके एक नया लैंडमास एटलांट्रोपा बनाया जा सकता है, जिससे अफ्रीका और यूरोप एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट हो जाएंगे। प्लस इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से अफ्रीका और यूरोप दोनों भी कॉन्टिनेंट्स के लिए एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। हर्मन ने अपने इस प्लान का नाम रखा प्रोजेक्ट एटलांट्रोपा, और ये काफी वेल थॉट प्लान था। उन्होंने ये तक कंसीडर किया था कि मेडिटेरेनियन के सी पर एक डैम बांधने के लिए उन्हें आसपास के इलाकों में भी कम से कम 7 डैम्स बनाने होंगे, जैसे टर्की ग्रीस बॉर्डर पर डार्डेनल्स डैम जो ब्लैक सी के पानी के लेवल को कंट्रोल करेगा, फिर सिसिली ट्यूनीशिया के बीच एक डैम जो मेडिटेरेनियन सी के इंटीरियर्स में पानी के बहाव को और अच्छे से मैनेज करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर एक प्रॉब्लम थी यहां पर, अगर लैंड रिक्लेमेशन के लिए मेडिटेरेनियन सी का वाटर लेवल कम किया तो उससे कनेक्टेड रेड सी का वाटर लेवल तो बढ़ा हुआ ही रहेगा। सो जहाज इसे कैसे पार करेगा? वेल, हर्मन ने अपने प्लान में इसका भी प्रबंध करके रखा था। लॉक चेंबर्स को यूज करके हर्मन ने प्रपोज किया कि इन दोनों भी समुद्रों के बीच मौजूद सुएज कैनाल को एक्सपांड करके उसमें लॉक चेंबर्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे शिप्स 2 अलग वाटर लेवल्स के पानी में भी तैर सकती है। सो हर्मन के प्लान के मुताबिक रेड सी और ड्रेन्ड मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक सीरीज ऑफ लॉक चेंबर्स बनाया जाता, जिस पर जैसे ही शिप एंटर करती, चेंबर का दरवाजा बंद हो जाता, फिर उस चेंबर के अंदर मौजूद पानी को फिल या फिर ड्रेन किया जाता डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, और फिर चेंबर ओपन किया जाता, जिससे शिप आसानी से एक हाई लेवल रेड सी से लो वाटर लेवल मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच सकती थी।
ये सेम सिस्टम आज पैनामा कैनाल में भी यूज होता है और सक्सेसफुल है। सो ऑल इन ऑल हरमन अपने प्रोजेक्ट एटलांट्रोपा को लेकर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट थे। वो एक विजनरी आर्किटेक्ट के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलर भी थे, जो मरते दम तक लोगों को अपने लेक्चर्स, एग्जीबिशंस और किताबों के जरिए यूरोप और अफ्रीका की काया पलट देने वाले ख्वाब दिखाते। मगर अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन गवर्नमेंट और लीग ऑफ नेशंस में लगातार लॉबिंग करने के बावजूद भी हरमन के इस प्रोजेक्ट एटलांट्रोपा को कोई सीरियस पॉलिटिकल ट्रैक्शन नहीं मिला। रीजन, 7 विशाल डैम्स खड़े करना, वो भी अटलांटिक और मेडिटेरियन जैसे टर्बुलेंट सी में, कोई मामूली बात नहीं थी। इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करने के लिए ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च हो सकता था। ऑल्सो पूरे मेडिटेरेनियन सी को ड्रेन करने से जिस स्केल पर वहां के सेंसिटिव इकोसिस्टम्स और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, उसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये अर्ली 1920s की बात है, जब आज की तरह आधुनिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं थी। और इसीलिए फिर 1952 में हरमन के मौत के साथ ही प्रोजेक्ट एटलांट्रोपा की कहानी को भी वहीं पर खत्म कर दिया गया, बला टली बोलकर। मगर इसी बीच स्पेन और मोरक्को के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसने पूरी कहानी की करवट ही बदल दी। देखो, 1930s से 1970s तक स्पेन की हालत बहुत ही खराब थी। इकोनॉमिक डाउनफॉल और रेगुलर मिलिट्री कूच से स्पेनिश लोग परेशान हो गए थे। मगर फिर दिसंबर 1978 में स्पेन में डिक्टेटरशिप हट गई और मोनार्कियल डेमोक्रेसी आ गई। हुआन कार्लोस द फर्स्ट देश के नए राजा बने और एडोल्फो सुआरेस स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने अपनी सरकार स्थापित करने के बस एक ही साल बाद मोरक्को से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और फिर साल 1979 में मोरक्को के राजा हसन द सेकेंड और स्पेन के राजा हुआन कार्लोस द फर्स्ट ने एक एग्रीमेंट साइन करके ये संकल्प लिया कि अब वो कैसे भी करके दोनों भी देश को जोड़ने की पक्की कोशिश करेंगे, कोई तो कोई रास्ता निकालेंगे। इसके लिए फिर उन्होंने साल 1980 में 2 पब्लिक कंपनीज भी बनाई, स्पेन की सेकेक्सा और मोरक्को की स्नेड। इन दोनों भी कंपनीज ने फिर मिलकर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। सर्वेस लॉन्च किए, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सर्वे था 1991 का सी ऑफ नॉटिलियस सर्वे। इसमें नॉटिलियस शिप से स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के तल तक 5 मीटर अंदर तक खोदकर उसके क्रस्ट के पत्थरों को सतह तक लाना था, ताकि साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर सके। मगर नॉटिलियस अपना यह मिशन पूरा नहीं कर पाई और इसीलिए इसके बाद अगले साल एक शिप पोलास को भेजा गया, लेकिन तब तो ड्रिलिंग करने के लिए नीचे भेजा रॉड ही टूट गया, शिप वाइब्रेट होने लग गई और मिशन को तुरंत एबॉर्ट करना पड़ गया। इसी दौर में स्पेन और मोरक्को के बीच ऐसे कई सारे मिशंस प्लान किए गए, लेकिन कुछ में शिप्स एंकर ही नहीं कर पाई, तो किसी में सोनार ओशन फ्लोर का डेप्थ ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और इसके पीछे का मेन रीजन था स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की लोकेशन। देखो, ये स्ट्रेट ना एक चोक पॉइंट है, जिसके राइट साइड में है मेडिटेरेनियन सी, जो इक्वेटर के नजदीक है और इसीलिए उसमें वार्म वाटर है। और लेफ्ट साइड में है अटलांटिक ओशन, जो आर्कटिक के बर्फ का पिघला हुआ कोल्ड वाटर लेकर आती है। प्लस दोनों भी पानियों की डेंसिटीज भी अलग है। अब पूरे मैप पर यह स्ट्रेट उन जगहों में से एक है जहां पर ये दोनों भी पानी एक दूसरे से टकराते हैं, और जब ये दोनों पानी मिलते हैं तो गर्म पानी हल्का होने की वजह से ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे डूबता है। ये टेम्परेचर और डेंसिटी का फर्क स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स बनाते हैं, जिसे साइंटिफिकली अपवेलिंग कहते हैं। इससे बेसिकली पानी इतनी तेज रफ्तार से घूमता है जैसे मानो पूरा स्ट्रेट अनगिनत बवंडरों से भर गया हो। वहां पर सरफेस करंट्स की स्पीड मिनिमम 11 किलोमीटर पर आवर की होती है, और इसीलिए पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में काफी सारे स्ट्रॉन्ग ओशनिक करंट्स जनरेट होते हैं। अब इसमें अगर आप हवा की स्पीड मान लो 108 किलोमीटर पर आवर को भी जोड़ लोगे, तो सोचो ऐसे में एक जहाज के लिए पानी के बीचों बीच एक जगह पर खड़ा होकर सर्वे करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ही कोई भी शिप ज्यादा टाइम तक पानी में स्टेबली खड़े होकर सर्वे ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन एट लास्ट 1997 तक इन्यूमरस ट्रायल्स के बाद रिसर्चर्स ने ब्रिज बनाने के लिए 2 रूट्स को फाइनलाइज कर लिया था। पहला रूट था कैनियन रूट, जो पुंटा कैनालिस और पुंटा सीरिस के बीच सबसे शॉर्टेस्ट रूट था, सिर्फ 14 किलोमीटर का। और दूसरा रूट वेस्ट में था थ्रेशहोल्ड रूट, पुंटा पैलोमा और पुंटा मैलाबाटा के बीच, जिसका डिस्टेंस 28 किलोमीटर्स है। अब एक तरफ जहां पर ये रिसर्चेस जारी थे, वहीं पर दूसरी तरफ स्पेन से हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक अमेरिकन इंजीनियर इस प्रोजेक्ट की हर बारीकियों पर नजर गड़ाए हुए थे। यूजीन सुई,
जो कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं थे, बल्कि एक बागी आर्किटेक्ट थे। जब दुनिया कन्वेंशनल स्टील और कंक्रीट से ब्रिजेस को बना रही थी, तब यूजीन ने प्रकृति से प्रेरित होकर द फ्लोटिंग ब्रिज कॉन्सेप्ट की नींव रखी, जो द शॉर्टेस्ट रूट कैनियन रूट पर बन सकता था। इसमें ना ही हमें स्टील के बोरिंग पिलर्स की जरूरत पड़ेगी, ना ही कंक्रीट के ट्रेडिशनल बीम्स। मानो सुई ने ब्रिज बनाने के रूल बुक को ही उठाकर हवा में फेंक दिया था और बनाया एक ऐसे ब्रिज का डिजाइन जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरेगा। सुई का ब्रिज एक विशाल समुद्री नाग की तरह था, जो स्पेन के टैरिफा से शुरू होता मगर धीरे धीरे समुद्र के नीचे चला जाता, ताकि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर ट्रेड शिप्स उसके ऊपर से गुजर सके। पूरे 2 माइल्स तक ये ब्रिज पानी के अंदर एक टनल की तरह तैरता, फिर कुछ किलोमीटर्स बाद ये डुबकी मारते हुए समुद्र के बीचों बीच उभरता एक जायंट फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड पर। सो यस, इस प्लान के तहत समुद्र के बिल्कुल सेंटर पर एक 3 माइल वाइड मैन मेड फ्लोटिंग सिटी बनने वाली थी, जिसमें 24 लेन्स के रोडवेज, मल्टीपल रेल लाइंस, विंड मिल्स, एक 23 स्टोरी की बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, थिएटर्स, मार्केट से लेकर वाटरफॉल्स, स्विमिंग पूल्स, सोलर एनर्जी फार्म्स, सब कुछ प्लान्ड था। और रही बात ब्रिज की, कि इस पूरे पूल पर पानी का प्रभाव ना पड़े, इसके लिए इसे वाटरप्रूफ और इलेक्ट्रोलाइटिक कंक्रीट, स्टेनलेस स्टील और एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के मिश्रण से बनाने की प्लानिंग की थी, जो अपने समय के हिसाब से काफी फ्यूचरिस्टिक विजन था। ऑल्सो स्ट्रेट के पानी के भयंकर बहाव को झेलने के लिए सुई के ब्रिज का डिजाइन एक मछली की तरह था, जिसमें रीढ़ की हड्डी की तरह एक ही मेन स्पाइन होता, जो ब्रिज की मजबूती इंश्योर करता, और उस पर कुछ प्री मेड ब्लॉक्स अटैच होते जो एक दूसरे से लूजली कनेक्टेड होते, ताकि पानी के बहाव में ब्रिज झूलते हुए तैरता, जिससे वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करता और टूटता नहीं। प्लस इसके दोनों छोर ट्रिपल केबल्स के सहारे किनारों से बंधे होते, जिससे ब्रिज और ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता। सुई का सपना था इसे द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड बनाना, 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच एक नया कॉन्टिनेंट बनाना, जो सिर्फ अफ्रीका से यूरोप पहुंचने का एक रास्ता नहीं, बल्कि अपने आप में ही एक नई मंजिल बने। यस, आइडिया बहुत ही विजनरी था, फायदे भी काफी थे, मगर 2 बड़ी प्रॉब्लम्स यहां पर आ पड़ी। पहला, फाइनेंस। इस पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट $10 बिलियन था, यानी कि 85,000 करोड़ रुपीस। और दूसरी प्रॉब्लम, इसी दौरान सिकेक्सा और स्नेड के रिसर्च से स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की समुद्री तल के बारे में भी कुछ ऐसी बातें सामने आई, जिसने सुई और कई सारे इंजीनियर्स के सपनों पर पानी फेर दिया। सर्वे की डिटेल रिपोर्ट से यह मालूम पड़ा कि शॉर्टेस्ट रूट में ये 5 बड़े प्रॉब्लम्स आ गए थे। पहला प्रॉब्लम, ये जो कैनियन रूट दिख रहा है ना 14 किलोमीटर वाला, उसकी गहराई 800 मीटर्स है, यानी कि आईफिल टावर को 3 बार एक के ऊपर एक खड़ा करने के बाद जितनी हाइट होगी, यहां पर समुद्र उतना गहरा है। अब इसे अगर मैं यूके और फ्रांस के बीच बना 50 किलोमीटर लंबा इंग्लिश चैनल से कंपेयर करूं ना, तो वहां का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी सिर्फ 180 मीटर्स गहरा है, लेकिन कैनियन रूट का डेप्थ इससे ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा है। तो अब इसे पिक्चराइज करके देखो, इस रूट पर अगर ब्रिज बनाना हो तो उस ब्रिज का हर एक पिलर 3 आईफिल टावर जितनी हाइट का बनाना पड़ेगा, और एक 14 किलोमीटर लंबे ब्रिज के लिए ऐसे कई सारे पिलर्स लगेंगे, जिससे एस्टिमेट्स के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होगा। और रही बात टनल बनाने की, तो सी लेवल से 900 मीटर नीचे एक टनल खोदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जस्ट फॉर कंपैरिजन, अब तक का डीपेस्ट अंडर सी रोड टनल, नॉर्वे का राइफाइल के टनल, सी लेवल से सिर्फ 292 मीटर्स नीचे है। अगेन, कैनियन रूट उससे 3 गुना ज्यादा गहरा होगा। दूसरी प्रॉब्लम, इस इमेज में आपको ये येलो एरिया दिख रहा है, ये है ब्रेकिया। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें ब्रेकिया और क्ले भरा हुआ है। ब्रेकिया बेसिकली एक क्ले जैसे मैट्रिक्स में छोटे छोटे पत्थर, ब्लॉक्स और स्टोन स्प्लिंटर्स का मिश्रण जैसा होता है, जिसकी पोरोसिटी काफी हाई होती है, और इसीलिए वो नेचुरली बहुत ही वीक होते हैं। इनफैक्ट लिथोलॉजी में ये सबसे वीकेस्ट मटेरियल माने जाते हैं एक टनल या ब्रिज बिल्ड करने के लिए। ऊपर से ब्रेकिया और क्ले एक ऐसा मिश्रण है जैसे मानो गीली मुलायम मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर मिले हुए हो। अब ऐसी सतह पर ड्रिलिंग करके पुल के खंभों को गाड़ना एक्सट्रीमली मुश्किल है, क्योंकि खंभे के आसपास की मिट्टी कभी भी ढल सकती है, जिससे पूरा ब्रिज एक झटके में ही कोलैप्स हो जाएगा। इसके विपरीत इंग्लिश चैनल के प्रोजेक्ट में समुद्र का तल चौक माल पत्थरों का बना हुआ था, जो काफी स्ट्रांग होता है और ब्रिज के पिलर्स को अच्छे से विथस्टैंड कर सकता है। तीसरी प्रॉब्लम, इस स्ट्रेट के तल में आपको ये ग्रे शेड दिख रहा है, ये क्ले और ब्रेकिया की परत के जस्ट नीचे वाला लेयर है, जो कड़ी चट्टानों से बना हुआ है,
जिस वजह से इस लेयर में ब्रिज या टनल के लिए खुदाई करना बहुत मुश्किल है। चौथा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इस मैप को ध्यान से देखना, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार के ठीक नीचे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का फॉल्ट लाइन है। यानी इस रीजन में ये दो जायंट प्लेट्स एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली घिस रहे हैं। ये एक फ्रिक्शन पॉइंट है और इसीलिए ये पूरा रीजन एक एक्टिव साइस्मिक जोन है, जहां पर द इनफेमस लिस्बन अर्थक्वेक भी आया था, जिसमें एस्टिमेट्स के हिसाब से करीब 60,000 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी इस रीजन में रेगुलर ट्रेमर्स आते रहते हैं। अब ऐसे अनप्रेडिक्टेबल रीजन में एक ब्रिज बनाना मतलब समझ जाओ, ब्रिज के कुछ पिलर्स यूरेशियन प्लेट में गड़ेंगे तो कुछ अफ्रीकन प्लेट में। सो माइल्ड ट्रेमर्स भी अगर आ गए तो ब्रिज के पिलर्स ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएंगे, और वैसे भी फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं बिकॉज क्ले जैसी मिट्टी है। अब अगर टनल बिल्ड करने की बात करें तो आमतौर पर ना टनल्स माइनर साइस्मिक मोशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। चैनल टनल में भी शॉक एब्जॉर्बर्स एंड बफर सिस्टम्स है अर्थक्वेक प्रोन एरिया में होने की वजह से, मगर टनल को एक मेजर फॉल्ट लाइन से पास करवाना वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग चैलेंज है। और इसीलिए बराबर इस शॉर्टेस्ट रूट पर ही रिसर्च शिप्स जैसे नॉटिलियस और फोलाज को भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कभी हार्ड रॉक्स की वजह से ड्रिलिंग मशीन टूट जा रही थी, तो कभी ओशियनिक करंट्स शिप को एक जगह पर एंकर नहीं करने दे रहे थे, जिस वजह से रॉक और सरफेस में ड्रिल अटकने की वजह से ड्रिलिंग स्टार्ट करते ही पूरी जहाज वाइब्रेट करने लग रही थी। सो बेसिकली इस शॉर्टेस्ट रूट पर ना ही ब्रिज बना सकते थे और ना ही टनल। एंड फाइनली हमें स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार के सी ट्रैफिक को भी कंसिडर करना होगा। गिब्राल्टार वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स ऑन द प्लैनेट है। ह्यूमंगस टैंकर्स, कंटेनर शिप्स एंड इवन जायंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस रूट से रेगुलरली पास होते हैं। सो अगर हमें एक ब्रिज बनाना है तो हमें अबव सी एटलीस्ट 70 मीटर्स का क्लियरेंस छोड़ना पड़ेगा ताकि सी ट्रैफिक बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो। लेकिन ब्रिज के पिलर्स 900 मीटर्स अंडर वाटर बिल्ड करना अपने आप में एक चैलेंज है। अब इसमें अगर 70 मीटर्स अबव वाटर की हाइट भी ऐड हो जाए तो कंस्ट्रक्शन और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। सो इन्हीं रीजंस की वजह से अर्ली 2000s में स्पेन मोरक्को की जॉइंट कमेटी ने डिसीजन लिया कि वो शॉर्टेस्ट रूट छोड़कर थ्रेशोल्ड रूट जो 28 किलोमीटर लंबा है उसे इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी रूट बनाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2005 में एक रिसर्च शिप किंगफिशर 05 ने एक ऐतिहासिक खोज की थी। इस शिप ने देखा कि इस रूट की सबसे बड़ी खासियत थी कि यहां पर गहराई 900 मीटर्स नहीं बल्कि सिर्फ 300 मीटर है। दूसरी बात, यहां पर जो क्ले और सैंड लेयर्स है ना वो सिर्फ 400 मीटर्स तक ही है, यानी शॉर्ट रूट जितना गहरा नहीं। ऑल्सो इस रीजन के तल में हार्ड रॉक्स का भी एरिया शॉर्टेस्ट रूट के मुकाबले कम है। मतलब शॉर्ट रूट के 5 में से 3 सबसे क्रूशियल प्रॉब्लम तो यहां पर सॉल्व हो जाते हैं। और इसीलिए कई सालों के रिसर्च के बाद फिलहाल ये फाइनलाइज हुआ है कि इस लॉन्गेस्ट रूट पर एक ब्रिज नहीं बल्कि टनल बनाने की कोशिश की जाएगी, वो भी 3 टनल्स। सेंटर वाला टनल सर्विस टनल होगा जो कुछ भी रिपेयर वर्क और बाकी काम के लिए यूज किया जाएगा, और बाकी दोनों टनल्स पर रेलवे ट्रैक्स होंगे जहां से मोरक्को से स्पेन के इन पॉइंट्स के बीच ट्रेन्स गुजरेगी। अब एस्टिमेट्स के हिसाब से एक बार ये टनल अगर बन गया तो स्पेन और मोरक्को के बीच में ट्रैवल टाइम लिटरली आधा हो जाएगा। मतलब जहां पहले कैसाब्लांका से मैड्रिड पहुंचने के लिए 12 घंटे लगते थे, वो इस टनल की मदद से कम होकर सीधा 5.5 घंटे पर आ जाएंगे। इसी वजह से इस टनल से गुड्स की ट्रेडिंग भी भर भर कर हो सकती है, जो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार से होती है। सो प्लान एकदम सेट था। 2006 में दोनों देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला, जिसमें 14 कंपनियों के बीच कंपीट करके स्विस कंपनी लोम्बार्डी इंजीनियरिंग फर्म्स को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस प्रोग्रेस को देखते हुए स्पेन के मिनिस्टर्स ने कहा कि 2008 तक तो काम शुरू भी हो जाएगा। प्लान्स रेडी था, टीम्स भी एकदम तैयार बैठे थे, लेकिन फिर घटती है एक ऐसी घटना जिसने इस प्रोजेक्ट पर दोबारा से स्पीड ब्रेक लगा दिया। साल 2008 स्पेन के राजा ने मोरक्को के सालों पुराने जख्म को वापस कुरेद दिया। स्यूटा और मेलीला वो टेरिटरीज है जो वैसे तो मोरक्को के बॉर्डर के अंदर उसकी जमीन पर है, पर इसे कंट्रोल स्पेन करता है। सो पहले मोरक्को भी स्पेन की एक कॉलोनी हुआ करती थी, जिसे 1956 में स्पेन ने आजादी दे दी। पर स्यूटा और मेलीला को स्पेन ने अपने कॉलोनियल रूल के अंडर ही रखा हुआ है। तब से स्पेन का यह कहना था कि इन दोनों भी कॉलोनीज में जो क्रिश्चियंस हैं वो मोरक्को एक मुस्लिम देश के अंदर माइनॉरिटीज बन जाएंगे। पर असलियत यह थी कि स्पेन ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली
मोरक्को के दो सबसे वांटेज लोकेशंस को अपने पास रखा था, क्योंकि स्यूटा और मेलीला ये दोनों ही गिब्राल्टर स्ट्रेट की ओपनिंग के बिल्कुल नजदीक है। मगर जाहिर सी बात यह है कि मोरक्को इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है और इन्हीं दोनों टेरिटरीज को लेकर स्पेन और मोरक्को में दशकों से मतभेड़ भी होती रहती है। ऐसे ही एक बड़ी मतभेड़ 2008 में भी हुई। सो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले यानी 2008 में स्पेन के राजा ने स्यूटा और मेलीला को विजिट किया। अब इससे मोरक्को को गुस्सा आया और रिटेलिएशन में मोरक्को ने तुरंत अपने स्पेन में डिप्लॉयड एम्बेसडर को वापस बुला लिया और स्पेन और मोरक्को लिंक के प्रोजेक्ट को वहीं पर पॉज पे डाल दिया। इसके बाद फिर 2020 में एक और हादसा हुआ। स्पेन ने वेस्टर्न सहारा के एक रिबेल लीडर को उनके देश में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की परमिशन दे दी। अब जाहिर है इससे मोरक्को फिर से नाराज हो गया, बिकॉज डायरेक्ट मैसेज यही था कि स्पेन उनके देश में रिबेलियन को सपोर्ट कर रहा है। तो 2020 में भी लिंक का प्रोजेक्ट वापस से ठप पड़ गया। अब ऐसे 2008 से लेकर 2025 तक कई सारे हादसे हुए हैं। प्रोजेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से अटका पड़ा हुआ है। आज अमेरिका, यूके, चाइना, इंडिया, पूरा यूरोप, ऐसे कई देश मिलकर स्पेन और मोरक्को पर दबाव डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द दोनों देशों को जोड़ने का काम करो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की लोकेशन एकदम स्ट्रेटेजिक है। ये स्ट्रेट यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला इकलौता शॉर्टकट रूट है, जहां से जैसे मैंने बताया दुनिया का 33% ऑयल और गैस, 50% ट्रेड और ईयू का तो 80% मर्चेंडाइज ट्रेड गुजरता है। इस पतली सी दरार पर कई देश इतना डिपेंडेंट है कि अगर किसी भी वजह से ये रूट ब्लॉक हो जाता है तो विश्व के इतने सारे देशों का ट्रेड और उनकी देश की इकोनॉमी हेवीली इफेक्ट होगी। और इसीलिए एक ऑल्टरनेट ब्रिज या टनल लिंक इज द नीड ऑफ द आवर। लेकिन शायद स्टील और कंक्रीट से बनने वाले ब्रिज से पहले हमें स्पेन और मोरक्को के बीच भरोसा और समझदारी का पुल बांधना होगा। और ये पुल किसी इंजीनियर के हाथों नहीं, दोनों देशों के दिलों से बनेगा। और इसीलिए अब इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपको ऐसे ही ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो मैंने रिसेंटली ही इंडिया अंडमान आइलैंड पर एक 75,000 करोड़ का मैसिव प्रोजेक्ट बना रहा है, उस पर एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मगर इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। जैसे सबसे पहले तो इंडिया के सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़कर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर इतना पैसा क्यों सरकार खर्च कर रही है और उस प्रोजेक्ट का विजन एग्जैक्टली क्या है? वेल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट। यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज टेक केयर एंड जय हिंद।